और इसकी योजना के प्रमुख बिंदुओं को हम आराम से समझ और पढ़ सकते हैं। हम यह बात आपको पहले भी बता रहे हैं कि जब क्लास में विभिन्न गतिविधियां होती हैं तो उन गतिविधियों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम दूसरे के द्वारा किए गए सभी कार्यों का अवलोकन करते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए और उसको सुनने और समझने के लिए हम मौका देते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस स्थिति को कहने का, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस स्थिति को कहने का मौका होता है उस स्थिति को कहते हुए बच्चे सकपका जाते हैं। सकपकाना यानी बच्चे के अंदर में कुछ बात है लेकिन वह कह नहीं पाते हैं। जिस बात को वह कह नहीं पाते हैं उन बात को वे कहने के लिए बाध्य होकर किसी प्रकार अपने स्वजनों को ही बताते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आपको कक्ष की बात है तो सुनने और बोलने का जो मौका है, हम हिंदी सीखने का अर्थ जो हम बताते हैं तो उसकी योजना का जो तरीका है उसको हम दूसरे शब्दों में यूँ समझें कि किसी तथ्य, किसी विषय वस्तु को हम अपने मन मस्तिष्क में तो बैठा कर रखते हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो उस बच्चों को आप किसी तथ्य को कहने के लिए, किसी तथ्य को सुनने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, इस बात पर हम ध्यान देते हैं। हम आपको फिर ठीक ढंग से बता रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक है और वह टॉपिक बच्चों को पढ़ना और बोलना है, हिंदी में बोलना है। जिस प्रकरण को बोलना है उसको हिंदी में बोलना है। हम उस चीज को आपको बता रहे हैं कैसे, क्या उसको गुणानुवाद, गुणबोधन कैसे करेंगे। तो उस टॉपिक को जब बोलना है, उस टॉपिक को कहना है, तो उस प्रकरण के विषय में मैं एक प्रकरण लिख दिया, आप लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जिस विषय वस्तु को आप पढ़ रहे हो उसे समझने की जरूरत है। और हम जो समझा रहे हैं तो आप भी अपने आप को समझो कि मेरा वर्ग कक्ष ही चल रहा है, हम कक्षा में ही पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि जिस विषय वस्तु को आप पढ़ कर नहीं समझ पाओगे उसे सुनकर समझ पाओगे। जैसे कल मैंने बताया भी था कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को सुनने और बोलने की क्षमताओं का विकास। अब मैं आपको बता रहा हूँ सुनने और बोलने के मौके उपलब्ध कैसे होंगे। हम आपको फिर से बताएंगे कि सुनने और बोलने का जो मौका है, उस मौका को, अरे वाह, तेरी आवाज आपका आ रहा है। तो सुनने और बोलने का मौका कब होगा? जैसे अब किसी विधा को हम क्लास में प्रस्तुत करते हैं, संगीत का वर्ग कक्ष ले रहे हैं, तो संगीत कक्ष का वर्ग कक्ष जब ले रहे हैं, अंतराक्षरी हो रहा है। अंतराक्षरी आप लोग खेले हो कभी क्लास में? अंतराक्षरी खेले हो? हम लोग खेले थे और हम लोग
तो अभी नहीं खिलवाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को हम लोग बहुत अंतराक्षरी खिलवाते थे। शुरू करते थे बैठे बैठे, क्या करो, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी लेकर हरि का नाम, अरे इसी को शुरू कर देते थे। तो उन सभी बच्चों को हम उस अंतराक्षरी में जोड़ते थे, सबको सुनने और सबको बोलने का मौका मिलता था। इसमें पार्ट बना दिए थे कि एक पार्ट इधर है, एक पार्ट उधर है। तो आपको मैं बता दूं कि अंतराक्षरी भी एक प्रकार का पढ़ाई ही है। अब पढ़ाई उसको कैसे माना जाए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये भी एक खेल का माध्यम है और एक ही पढ़ाई का माध्यम है, जिसमें बोलने की जो वाचन क्षमता कम होती है, उनके वाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए, वाचन क्षमता के विकास करने के लिए हम उस तथ्य को, उस विषय वस्तु को बोलने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वह वाचन क्षमता उसके बोलने की शक्ति को प्रखर बनाती है। हम आपको फिर से बता दें कि जब किसी कक्ष में कोई प्रकरण आप शुरू करते हो, तो हम हिंदी का पुस्तक ले ले। अब हिंदी के ही पुस्तक में छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाने के लिए किसी कहानी का माध्यम हम लेते हैं, तो उसमें कोई कहानी को कहते हैं कि इस कहानी के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है, बताओ। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उसके बारे में जानते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब यहाँ हम सुनने और बोलने के मौके जो उपलब्ध कराने की जो बात कह रहे हैं, उसके अवसर उसको कैसे मिलेगा, सो मैं बता रहा हूँ। तो आप जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उस पर आप प्रारंभ करेंगे, जो इस पर सबको 10 लाइन बोलना है। उसके लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि कौन पहले बोलेगा और कौन बाद में बोलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको बोलने की शक्ति है, लेकिन जो बोलना है वो समझ नहीं पा रहा है कि हमको कैसे और क्या बोलना है। तो उसकी तैयारी कब हो जाएगी? उसकी तैयारी अपने सहपाठियों के वचन को सुनते हुए, वाचन को सुनते हुए उसकी तैयारी हो जाएगी। अब जैसे एक वर्ग में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, और हम टॉपिक दे दिए, मेरा टॉपिक है ग्रीष्म ऋतु। अभी गर्मी का ऋतु चल रहा है ना, तो यहाँ लिखा हुआ हम उसको लिख दिए कि जेठ की दोपहरिया। अभी जेठ की दोपहरिया है या गर्मी, हाँ, तो गर्मी ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमको पढ़ना है। अभी जो मान लिए कि वह पाठ्य पुस्तक में टॉपिक हो गया तो गर्मी को लिखना है। तो हम बच्चों को जब कहेंगे कि आप गर्मी पर बोलो, 10 लाइन बोलो, 20 लाइन बोलो, तो बच्चे बोलना शुरू करेंगे कि गर्मी की ऋतु साल में अप्रैल के बाद मई से शुरू होती है, जून तक चलती है, अप्रैल मई जून तक चलती है। गर्मी में सूर्य का जो ताप है वो अधिक बढ़ जाता है। गर्मी में लोग लू से बचने के लिए छांव का सहारा लेते हैं और ठंडा में रहने का प्रयास करते हैं। मतलब बहुत सी बात बच्चे बोलना शुरू कर देंगे।
तो धीरे धीरे जो बच्चे नहीं बोल पाने की स्थिति में होते हैं वे बच्चे भी उन प्रकरण को 2-4 लाइन तो जरूर बोल देंगे जो नहीं बोलना चाह रहे थे वो भी। क्यों बोल देंगे? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे तो पहले समझ ही नहीं रहे थे जो हमको क्या बोलना है। तो बच्चे जब अपने सहपाठियों के द्वारा सुने या हम रोल नंबर के द्वारा बुलवा रहे हैं, चलो एक रोल नंबर खड़ा हो, तो अमूमन बात है कि 1 से 5 रोल नंबर वाले जो बच्चे होते हैं वह मेधावी होते हैं और उस बात को तुरंत कैच करते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका तो रोल नंबर आगे ही होता है ना। बीएड और डीएलएड की बात नहीं कर रहे हैं, एक बात हम कह रहे हैं जो कि छोटे बच्चों को रोल उसके प्राप्तांक के आधार पर रोल नंबर दिया जाता है। ऐसा हमने भी अपने विद्यालय में प्राइमरी विद्यालयों में देखा है और अनुभव भी किया है। तो उन जो 2, 4, 5 बच्चों के द्वारा जो दिए गए व्याख्यान, दिए गए जो उदाहरण हैं, उसी के आधार पर बच्चे उन सभी व्याख्यानों को, सभी उदाहरणों को अच्छी तरह बोलकर, समझकर बता सकते हैं और फिर उससे कुछ सीख भी सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जिस टॉपिक के बारे में बोलना है उस टॉपिक पर आप नहीं जान रहे हो, मैं आप ही को बता रहा हूं। तो आपसे मैं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ है। अब इतना आपसे पूछ लिया, आपने बहुत अच्छी तरह बता दिया कि मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है, मेरा घर यह है। मैं आपको फिर दूसरे चरण में मैं पूछूंगा कि आप जो यह गोष्ठी हो रही है इसमें आपका होना अनिवार्य है, आप इस गोष्ठी में सम्मिलित हो जाओ। आप उसे भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं गोष्ठी में सम्मिलित हो जाऊंगा। बाद में पता चले कि उस गोष्ठी में, उस सभा में, उस भाषण में जो जो सम्मिलित हुए उन सबों को इनाम भी दिया जाएगा। आपको केवल वहां गोष्ठी को देखने के लिए मैं बुलाया कि तुम गोष्ठी में आ रहे हो तो कम से कम देखो गोष्ठी हो रही है, कम से कम तुम वहां पर रहोगे तो कुछ ज्ञान होगा। अब तुम कह रहे हो कि हम तो उसके बारे में कुछ जान भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो हम आ जाएंगे। आप उस गोष्ठी में भाग लिया। अब गोष्ठी में जब आए तो अमूमन बात है कि जो जो उस सभा में पहुंचे उन सब का नाम नोट हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, हो सकता है आपका भी नाम नोट हो गया। अब वहां जो सभा हो रही है, वहां जो व्याख्यान हो रही है, 2 अक्टूबर पर गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बच्चे लोग कुछ बोल रहे हैं। अब आपके भी जिज्ञासा हुई कि सर हमको भी 2-4 लाइन बोलने की इच्छा है, हम भी बोलते। आप घर से तैयार होकर नहीं गए थे, लेकिन आप जब उस जगह की, उस सिचुएशन को देखा तो आपके अंदर एक जागृति पैदा हो गई, जागृति प्रारंभ हो गई कि सर हम भी कुछ गांधी जी पर बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आपके अंदर जिज्ञासा सुनकर बोलने की हुई। वहाँ सुन लिए, देख लिए, तब आपके अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई कि आप भी
बोलने को इच्छुक हो, बस आपने कहा कि सर बोलना चाहता हूँ, मैं भी स्वीकृति कर दिया, ठीक है इस नाम को नोट करो, इसको इसके बाद बुलाना। अब यहाँ इससे यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता, लेकिन सुनकर उस वस्तु स्थिति को देखकर उसकी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। कैसे? मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके अंदर भूख नहीं है, लेकिन अच्छा भोजन देखकर, उसके सुगंध को देख करके भूख जाग जाता है। कभी ऐसा हुआ है? होता है ना? अच्छे अच्छे भोजन जब आना शुरू हो जाए तो रुचि, जो भूख खत्म होता है वह भूख फिर से जाग जाता है और आदमी खाने की जिज्ञासा लेकर दोबारा खाना भी शुरू कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूख लगा हुआ है, आप भोजन रुचिकर नहीं हुआ तो भूख लगा हुआ आदमी और रुचिपूर्ण तरीका से खाता है और वह, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जिन स्थिति और जिन परिस्थितियों का परिवेश जैसा होता है, उसमें आदमी, उसमें बच्चे, उसमें शिक्षक, उसमें सभी लोग सीखते हैं। और यहाँ तो कक्षा की बात हम आपको बता रहे हैं कि कक्षा में भी बच्चों में पहले से जिज्ञासा नहीं होती है, लेकिन सुनने के बाद जो मौका अगर सुनने का मिलता है तो उसमें बोलने का भी मौका उसे प्राप्त हो जाता है। जब कोई भी चीज मनुष्य के अंदर में एक प्रक्रिया है कि वह जब सुनता है तो उसका प्रत्युत्तर, उसकी प्रक्रिया उसके अंदर से खुद ब खुद जागृत हो जाती है। और ऐसा कहा गया है, मैं आपको बृहद रण्याद उपनिषद में लिखा हुआ है कि मनुष्य के अंदर प्रत्येक क्षण शब्द की उत्पत्ति होती रहती है। एक मनुष्य जो है, जो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, उससे मतलब नहीं हो, उसके अंदर जो शब्द जो है वह प्रस्फुटित होती रहती है। वह प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सोचता, कुछ न कुछ बोलता, कुछ न कुछ करता रहता है। यहाँ तक कि मंडूकोपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य सोते हुए भी, जब आदमी सोया हुआ है, उस समय भी उसके मन मस्तिष्क में कुछ न कुछ शब्दोत्पत्ति, ज्ञानोत्पत्ति, वृद्धोत्पत्ति होती रहती है। तो यह वर्ग कक्ष में बच्चों को जब मौका मिलता है कुछ सुनने और कुछ बोलने का, तो बच्चे तर्क युक्त परिस्थिति तथा ज्ञान युक्त परिवेश का वह अभिकल्पना करते हुए और उसे सीखने और समझने की कोशिश करता है। आप एक चीज और समझ सकते हो कि जिस स्थिति और जिस परिस्थिति को एक बार में समझना होगा, हम उसके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में इसे कैसे सीखना है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बच्चा जब कक्षा में सुनना और बोलना शुरू कर देता है तो बच्चे में एक प्रकार का भाव, एक प्रकार का उमंग जागृत होता है, जिससे उन सभी तथ्यों को जान और परख कर उसके बारे में संबोधन अवबोधन करना प्रारंभ कर देता है। तो आज हम लोगों ने बच्चों को कक्षा में सुनने और बोलने का जो मौका है उसको उपलब्ध कराने के बाद उससे उसको क्या क्या लाभ मिलता है और उससे बच्चों में गुणात्मक वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक
अध्ययन किया और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार का ज्ञान देकर उसे प्रखरता पूर्वक आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।